पर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई, पर शुरुआत थोड़ा मामला अटक रहा है। आज अगर गैप अप मिल जाता तो हम लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते, रिकॉर्ड हाईस को, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज गड़बड़ाते हुए पहले तो डिटेल समझाता हूँ। फ्राइडे को यूएस में मिला जुला सेशन था, आधे दिन का ट्रंकेटेड डे था, है ना, वो ब्लैक फ्राइडे सेल्स के चलते। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट निकले ब्लैक फ्राइडे सेल्स का, उन्होंने लबालब माल खरीदा। ये बता रहे $9 बिलियन से ज्यादा की खरीदारी ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू हो गई थी फ्राइडे को। खैर, जो सेशन हुआ वो मिला जुला इसलिए था कि डाउ 0.5% ऊपर था, नैस्डैक 0.5% गिर गया, S&P फ्लैट। तो पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगा। डाउ जरूर थर्ड स्ट्रेट डे था जब मजबूत था, नैस्डैक S&P अटके। तो अब वो जो हम बातचीत हो रही थी कि फेड मिनट्स, FOMC मिनट्स के चलते स्टेप डाउन, उसके चलते अच्छे मूव अब पस्त पड़ते हुए पहला इंडिकेशन होता। आज सुबह यूएस के फ्यूचर्स दबाव में 1/3 से 0.5% के दबाव में अब कामकाज कर रहे हैं। तो फ्राइडे को मिला जुला सेशन हो गया और आज दबाव के साथ तीनों बेंचमार्क्स ट्रेड करेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। इक्वेशन थोड़ी सी और गड़बड़ा जाती है जब आप एशिया की तरफ आते हो। चाइना में कुछ अनरेस्ट के सीरियस इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं। तो एशियाई पूरा पैक अब ज्यादा दबाव के साथ, हमने ओवर द वीकेंड क्यूज कमजोर लिए यूएस से, ऊपर से चाइना का तड़का जुड़ गया और इसीलिए आप देख रहे हैं एशिया का थोड़ा पेन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और हमारा SGX निफ्टी भी कह रहा है कि हम भी 0.5% के आसपास, 1/3 से 0.5% के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। शायद 85-90 पॉइंट करेक्ट होते हुए नजर आए इन क्यूज के बीच। एक बार जरा कैमरा जूम करिएगा, तो पिच का कैमरा, और डायरेक्टर साहब हो सके तो ग्राउंड का भी कैमरा दिखाइएगा आज। आपके है जगह फैसिलिटी? नहीं, डायरेक्टर साहब बोले बजट में से पिच का ही कैमरा आया। तो आज क्या है, पिच तो यूएस की थी, वो ग्राउंड जो है वो चाइना का आ गया। कैमरा नहीं है लेकिन ये गए थे। अब क्या मामला हो गया, क्यूज कैसे रखूं, ये गड़बड़ा रहा थोड़ा सा मामला है। क्यूज और टीम दो अलग चीजें। हाँ, क्यूज और टीम अलग, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ। तो क्यूज, अभी क्यूज की बात करते हैं। क्यूज नेगेटिव है, नो डाउट, क्योंकि देखिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चाइना बहुत दिक्कत में पहुंच गई है अपने कर्मों से। आपने जीरो कोविड पॉलिसी, बहुत झगड़ा फसाद हो रहा है, वो वीडियो दिखाई है ना, लड़ाई झगड़े मारपीट, लोग विद्रोह कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर तोड़फोड़, मॉल्स के अंदर तोड़फोड़। अरे बनता है, लास्ट टाइम अपन ने जब बताया तो मैंने कुछ पढ़ा था एक इंस्टेंट कि सब लोग लॉकडाउन खुला, मॉल में गए, भीड़ थी मॉल में, खुला लॉकडाउन, वहां पे कोई आया एक पॉजिटिव, तो उन्होंने पूरे मॉल को वहीं कहीं सील कर दिया, सबको अंदर ही बंद कर दिया मॉल के। ये तो हाल है। अगर ऐसे ही हो, पता नहीं चाइना से खबरें कितनी सही आती, खराब गलत आती है, लेकिन नहीं, अब वहाँ बहुत सारी खबरें छन के आ रही है, क्योंकि वहाँ के जो अब आ रही हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी अपडेट हो रही हैं, हाँ, विद्रोही हो गए, उनका वीचैट अब ट्विटर में भी है, वो सब भेज रहे हैं लोग, और सच्चाई है उसमें, क्योंकि वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब एक दो नहीं, आप लोगों ने भी देखे ही होंगे। तो ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह से क्या वहाँ की सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा वो हम नहीं बात कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ना भी नहीं है, लेकिन एक्टिविटी ये सब जो हो रही है, इससे बिजनेस ठप हो रहा है। चूँकि सरकार ही बंद कराना चाहती है और इस तरह के अनरेस्ट में कौन दुकान खोलेगा, सब काम काज बंद हो रहा है, तो उसकी वजह से इकनॉमी पे बहुत तगड़ा असर पड़ सकता है अगर ये कंटिन्यू कर गया। और कोविड केसेस भी कम नहीं है, अगर उस नंबर को मैं मान लूँ सही है वो नंबर, तो 39,000, 38,000, 35,000 एवरेज आप कर लीजिए, तो 37-38,000 पर डे केसेस आ रहे हैं, जो कि पीक कोविड टाइम में नहीं आए थे। तो अगर ये सिचुएशन रहेगी और कुछ दिन और परसिस्ट कर गई तो मतलब पूरा देश ही लॉकडाउन में जा सकता है। उसकी वजह से हमारी इकॉनमी पे, हमारी क्या पूरी दुनिया की इकॉनमी पर असर पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए कमोडिटी का सबसे बड़ा कंज्यूमर और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना ही है, वो क्रूड हो या मेटल्स हो, सब में है। तो उसकी वजह से प्राइसेस में बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये आज का मुद्दा है जो पूरी दुनिया को नेगेटिव क्यूज़ की तरफ ले जाता है मार्केट के सेंस में। जबकि यूएस में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, आधे दिन की ट्रेडिंग थी, इंडाइसेस फ्लैट थे, एक ऊपर था, दो नीचे थे या फ्लैट थे, सेल्स वहाँ कितनी ज़बरदस्त हुई वो सब के बावजूद ही, लेकिन इसने पानी फेर दिया और सुबह से आप देखिए सारे इंडाइस, हांगकॉन्ग 3% नीचे है। तो ये एक दिक्कत भरा हो सकता है, लेकिन क्या इसके आधार पर अपनी आप टीम बनाएंगे? अच्छा, मेरी तो गट फीलिंग कहती है कि सेकंड हाफ में आप बहुत सी रिकवरी इंडियन मार्केट में देखिए, गैप डाउन खोलेगा उसके बाद लोग बाइंग करने आ जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है।
हाँ नहीं ठीक है, स्टॉक्स बेसिक तो अलग कहानी है। कुछ और सोच रहे मैं सोच रहा था कि आमतौर पे धारणा रहती है कि चाइना कंसर्न्स भारत के लिए अच्छे रहते हैं, इवेंचुअली होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा प्रोफाउंड है। तो आज हमें सेकंड हाफ की चाल, एसजीएक्स तो वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, आप सही कह रहे हो, आप कह रहे हो सेकंड हाफ में सुधर जाएंगे। यस, तो मैंने तो मिलीजुली टीम वर्क की है। कुछ चाइना रिलेटेड कंसर्न्स के शुरुआत कर रहा हूँ। चाइना रिलेटेड कंसर्न्स में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है। मेटल्स, जो ये कह रहे थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर डोमिनेट करता है, और क्रूड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है ना, तो ऑब्वियस है कि ये सब वे करेगा और ये लिंगर कर रहा है। ये सिर्फ आज ओवरनाइट दिखाने की आज की कहानी नहीं है, पिछले हफ्ते भी इंस्टेंसेस इस तरह से आने शुरू हो चुके थे। तो ये बढ़ता चले जा रहा है चाइना में, इस तरह का अनरेस्ट जो है, जो अब हेडलाइंस ग्लोबली ग्रैब कर रहा है, की कंसर्न बन गया है। तो पहले तो मेटल्स थोड़े से सल्व करेगा, और मेटल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हिंडाल्को लेकर आइए, हिंडाल्को का चार्ट दिखाइए लंबी अवधि का, बढ़िया मूव्स हिंडाल्को ने एंजॉय करे ऑफ लेट। अब है मोमेंटम में, है स्ट्रेंथ में ये काउंट। इवन फ्राइडे को 2/3% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। तो ये डिप्स में मीनिंगफुली वापस बाय हो जाएगा शायद। हाँ, जैसे ये कह भी रहे कि इवेंचुअली हो सकता है ये सेकंड हाफ में बाजार घूम जाए। वो अब वो सुबह अजम्पशन लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। हिंडाल्को तो इसलिए मैं रेड लेके चल रहा हूँ क्लियरली कि आज वो चाइना कंसर्न्स मेटल्स पे थोड़ा सा वे करने चाहिए। तो हिंडाल्को लाल के साथ और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ चाइना कंसर्न, वही लिखा है स्क्रीन पे, उसी रीजन से वो सेंटिमेंट जो बिगड़े हैं थोड़े से, इसके लिए लाल। दूसरा, मैं कच्चे तेल में ओएनजीसी भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है लगातार। पहले कई बार मैं कच्चे तेल पे ओएनजीसी को इधर ग्रीन और रेड में मेंशन कर रहा हूं, और कई बार ऐसा हुआ है कि उसके विपरीत ट्रेड ओएनजीसी में पड़ते हुए नजर आए। तो ये ध्यान रखना है, अच्छे मूव्स एंजॉय करें। 140 रुपए के ऊपर फ्राइडे के सेशन में ओएनजीसी कामकाज कर रहा है। पर इस समय क्रूड का मीनिंगफुल करेक्शन है। $87 के आसपास छोड़ा हुआ क्रूड, अभी कुछ देर पहले जब डॉक्टर साहब ने क्रूड फायर करा था तो 82 समथिंग पे ट्रेड हो रहा था। तो मीनिंगफुल ओवर द वीकेंड क्रूड करेक्ट हुआ, प्योरली इसीलिए कि चाइना के कंसर्न्स माउंट कर रहे हैं। एक बड़ा कंज्यूमर के सामने डिमांड को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो शायद ओएनजीसी पे थोड़ा सा वे करता हुआ ये नजर आया, इसीलिए सिर्फ रेड। ये दोनों चाइना। एक और फिर मैंने सोचा लूं, मेंशन करूं, वो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। हालांकि इस समय इक्वेशन बदल गई है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइस की पैरिटी के लिहाज से, लेकिन फिर भी क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट जेएसपीएल के पास, सबसे ज्यादा वो ग्लोब में बेहतर रियलाइजेशन बुलाने का काम जेएसपीएल करता है, तो इस समय वो रियलाइजेशंस, वो प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ होने का डर, इसीलिए जेएसपीएल को सिर्फ। और इस समय तो खैर डोमेस्टिक में प्रीमियम पे वैसे इंटरनेशनल मार्केट के विदा भी भाव थे। लास्ट अपडेट जब चेक करा था ये हाल था। तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरने से अब कोई नया फर्क पड़ेगा, पर वो सेंटिमेंट डैम्पनर है। इसीलिए सिर्फ कमोडिटी प्लेस, एक हिंडाल्को, एक कच्चा तेल में ओएनजीसी और जेएसपीएल, इनको रेड लेके चल रहा हूँ। कुछ देख रहे हो आप? चाइना डज नॉट नीड द एम्परर, शी जिनपिंग साहब के लिए वी वांट फ्रीडम। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ट्विटर हैंडल पे आप लोग भी देख सकते होंगे, ऑफिशियल हैंडल्स उन्होंने किया। बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा है सिंजियांग प्लान पे। खैर, हम लोग वापस अपनी टीम की तरफ चलते हैं। मैंने आज खबरों वाले कई सारे शेयर चुने। पहला इसमें है लेमन ट्री, और लेमन ट्री में एक खबर ये निकल के आ रही है कि उन्होंने एक 42 कमरों का होटल जमशेदपुर में, जिसको उन्होंने ले लिया है और अब इसको ये चलाएंगे, मैनेज करेंगे इसको। सितंबर 2023 से ऑपरेशनल होने की संभावना है। तो मैंने लास्ट टाइम बात की 9,500 तो कमरे जोड़ चुके थे, पता नहीं। और जैसे वो कोटक का टैगलाइन है, कोना कोना कोटक, से कोना कोना नींबू कर रहे, कोना कोना नींबू पहुंच रहा है। इतने टाइप कर रखे हैं इन्होंने, गजब है आइडिया ना। कोना कोना नींबू, उनको अपना टैगलाइन देना चाहिए, हर कोने में नींबू दिखेगा आपको। तो, लेकिन गजब स्ट्रेटजी है इनकी कि इतना ज्यादा इन्होंने एडिशन कर लिया रूम्स का। नींबू का झाड़, नींबू का झाड़, लेमन ट्री है ना। हाँ, लेमन ट्री, नींबू का झाड़। ओके, सुन रहे होंगे लोग, कोना कोना नींबू का झाड़। लेकिन इसका इनको फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि आप एक बार मैसिव जब कैपेक्स कर लेते हैं ना, तो फिर आपको उसका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़बरदस्त मिलता है, जो कि हो सकता है कि जिस तरीके से लोग रिवेंज टूरिज्म वगैरह कर रहे हैं,
तो उसका फ़ायदा मिले। और इनके बुके में एकदम इकोनॉमिकल वाले होटल जो है उससे लेके प्रीमियम सब आ चुके हैं। अब ऐसा नहीं खाली सस्ता होटल, अब सब महंगे वाले भी इनके पास हैं। तो एक कंप्लीट प्रीमियर, हाँ बड़े बड़े। अभी तो मुंबई वाला खुला ही नहीं जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं। कहाँ पे? एयरपोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सा होटल इनका बन रहा है। मेरे ख्याल में उद्घाटन की संभावना है इसी महीने में हो जाए शायद। तो उसको ध्यान रखिएगा, ग्रीन में हो सकता है। और IEX है लेकिन मैंने इसको रेड में रखा है। हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे कि ओपन मार्केट का इन्होंने दिया 98 करोड़ खर्च करेंगे, 200 करोड़ रुपए का प्राइस रखा है। तो एक तो पहला वो था। दूसरा मैंने इनका चार्ट देखा तो पिछले 4-5-6 दिन में 138 से 150 हो गया ये। तो मुझे अब लगता है थोड़ा आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो गया है, तो होप आज जो है फिजल आउट हो सकती है, इसलिए रेड में रखा मैंने IEX को। तीसरा इंटरग्लोब एविएशन है। इन्होंने B777 एयरक्राफ्ट है जो बोइंग वाला, तो वेट लीज का मतलब तो शॉर्ट टर्म के लिए 6-6 महीने वाली, तो विंटर सीजन के लिए फिर वो 6 महीने एक्सपेंड हो सकती है। तो ये इनका फ़ायदा, इसको मैं इसलिए बड़ी ज़्यादा खबर मान रहा हूँ क्योंकि ये इनका जो किराया होता है ना, लीज एंड लाइसेंस का जो एग्रीमेंट होता है वो उसका पेमेंट होता है डॉलर में। तो इतनी वोलेटाइल डॉलर में आप बहुत लॉन्ग टर्म डील क्यों करेंगे? आप छोटी छोटी डील करिए, ऊपर नीचे आएगा तो आपको ये नेगोशिएट करने में आसानी रहेगी और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम दिखेगा। तो ये डील इनके लिए अच्छी है। और जिस तरह से ट्रैफिक है इसमें अगले 5-6 महीने बहुत ज़्यादा वेड सीज़न और ये सब रहेंगे, तो उसकी वजह से मुझे लगता है ये डील इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और क्रूड भी नीचे आया है आज, तो कई सारी पॉजिटिव्स हैं इंटरग्लोब एविएशन के लिए। हाँ, इंटरग्लोब तो ये अपने बेसिकली क्रूरू के साथ, हाँ है ना, ये वेट लीज में एयरक्राफ्ट लेंगे तो वो पूरा आएगा इनके पास और फिर ये सीधे ऑपरेट कर सकते हैं। वीजा भी ड्राई लीज जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट आता है, इनको अपनी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अच्छा, वो IEX पे कई लोग सवाल पूछ रहे थे हम कितने भाव पे टेंडर कर सकते हैं। टेंडर हम नहीं कर सकते। कल ट्विटर में जब डाला था खबर, बहुत लोगों ने पूछा था। सीधे जैसे उन्होंने कहा ओपन मार्केट के थ्रू 200 के भाव पे मत जाइएगा, खुले बाजार में अप टू 200 रुपए तक का भाव आएगा तब तक हम खरीदते रहेंगे खुले बाजार से। ऐसा कोई मतलब 200 के ऊपर जाएगा तो हम नहीं खरीदेंगे, ये बेसिकली कह रहे हैं। तो हो सकता है 150, 145, 150, तो बेसिकली ये स्टॉक का सपोर्ट हो गया। करेक्ट, तेजी का रीजन नहीं होगा ये। और हम लोग टेंडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खुले बाजार से हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं होगा कब ये खरीद रहे होंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके लिए। अगले 3 स्टॉक्स में अभी 3 लाल थे, अब जरा हरियाली की तरफ बढ़ा जाए। वीनस पाइप्स नाम की कंपनी को ग्रीन रखा। फ्राइडे का लार्ज ट्रेड है जिसमें कोई हेमंत रजनीकांत शाह साहब ने 6.5 लाख शेयर्स बेचे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में नॉन प्रमोटर्स में क्लासिफाइड है ये हेमंत शाह साहब। अच्छा खासा चंक है इनके पास, उसमें से 6.5 लाख शेयर इन्होंने बेच दिए। जो खरीदा वो BNP पारिबा ने पूरा का पूरा चंक खरीदा है। वो आर्बिट्राज फंड है, ध्यान रखिएगा BNP पारिबा का। तो आर्बिट्राज पॉइंट इनको लग जो भी अच्छे करेक्शन के बाद फ्राइडे को थमा, एक डोजी टाइप फॉर्मेशन बनी, शायद होपिंग इन ग्रीन अब ट्रेड करता हुआ नजर आए BNP पारिबा के एंट्री के बाद। एक इशू ये है कि जो मैंने नॉन प्रोमोटर का नाम लिया था, इनके पास अच्छा खासा स्टेक है। अगर ये सिर्फ एक ही अंश था बिकने का तो ठीक है, अगर वो पूरा चंक ऑफलोड करने आएंगे तो वो ओवरहैंग बन जाएगा। पर खैर आज के लिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। TIL लिमिटेड, इसने एक अच्छा ये सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ देखने के लिए होगा क्योंकि खुलते ही शायद 5% की तरफ बढ़ जाएगा। ये 5% वाला है, इसीलिए सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ज्यादा है, मौका शायद ना दे। इसमें क्या हुआ, वीकेंड पे खबर आई कि बोर्ड ने अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने को मंजूरी दे दी। दरअसल इन्फ्यूज करना चाहते हैं फ्रेश कैपिटल कंपनी में। एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को लेकर आ रहे हैं। वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होगा एक डिफेंस सॉल्यूशंस कंपनी, इंडोक्रेस्ट डिफेंस सॉल्यूशंस, जो कि गेनवेल ग्रुप का हिस्सा है। वो पैसा इन्फ्यूज करते हुए नजर आएंगे। अब मेरे ख्याल से यहीं पे रिलीज खत्म हो जाती है डिटेल्स के साथ। अब ये नहीं पता मुझे कितना क्वांटम, किस भाव पे, क्या प्लान्स हैं, ये सब क्वेश्चन मार्क। पर एक खबर इंटरेस्टिंग थी TIL लिमिटेड के लिए, इसीलिए इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। छठा स्टॉक जो है, जो तीसरा ग्रीन है दरअसल, एमी ऑर्गेनिक्स। एमी होगा, अमी ज्यादा अच्छा कर, देसी कंपनी एमी ऑर्गेनिक्स करार करा, इंटरेस्टिंग करार है भाई। इन्होंने एक मल्टी टन मतलब भाई बहुत सारा और मल्टी मिलियन यूरोस की डील। अब ये लोग क्लासिफाई, मैं आता हूं इस पे क्या है मल्टी मिलियन यूरोस इनका मतलब। एक दरअसल फिनलैंड की कंपनी है फर्मियन, वहां की एक ओरायन कॉर्पोरेशन, जाना माना कॉर्पोरेशन है, उसका आर्म है फर्मियन,
उनके साथ ये करार करा गया है। ये अपना माल उनको सप्लाई करेंगे, अपने पेटेंटेड प्रोडक्ट्स सप्लाई करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ये 10 साल के टाइम होराइजन के लिए हमने डील करी है, जिसमें मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सपेक्टेड है मल्टी मिलियन यूरोस की होगी। और FY24 ऑनवर्ड्स, 23 खत्म होने को 23 चल रहा है, 24 ऑनवर्ड्स मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जब इमीडिएटली शुरू हो जाए, मीनिंगफुली FY24 ऑनवर्ड्स अगर 10 साल के लिए कंट्रीब्यूशन आने शुरू होंगे, तो एक बढ़िया डील जिसमें ये मान के चल रहे हैं अच्छा खासा पैसा आने वाले समय में आता हुआ नजर आएगा। तो एमी ऑर्गेनिक्स, अमनी ऑर्गेनिक्स रखे रडार पे, इसको मैं ग्रीन लेके जाता हूं। परफेक्ट। और नेक्स्ट 2 स्टॉक्स जो मेरे हैं वो मैंने थोड़ा सा क्रूड प्ले करने की कोशिश की है, बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स के ज़रिए, इसलिए क्योंकि क्रूड में लगातार जो गिरावट हुई है इससे इनको एक रियायत मिल सकती है, राहत मिल सकती है। हालांकि पिछले कई दिनों से आप देखिए क्रूड बहुत तेज़ गिर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स में। शायद बहुत सारे लोग करेंसी के फ्लक्चुएशन को भी देख रहे होंगे, लेकिन क्रूड अब सिग्निफिकेंटली नीचे आया, $83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर चाइना की ऐसी हालत रही ना तो ये और नीचे जाएगा। तब तक जब तक ये ओपेक इंटरवेन नहीं करता तब तक ये और नीचे जाने की संभावना बनेगी इसमें, तो उसका फ़ायदा इन कंपनियों को हो सकता है, हमें लगता है। इसलिए इंडिगो पेंट्स और बर्जर पर ध्यान दिया जा सकता है। 6th स्टॉक है BPCL। वो मैंने इसलिए लिया है कि एक तो एक क्रूड प्ले ही है मेनली उनके लिए। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की। हालांकि JP मॉर्गन ने HPCL और गेल को अपने उस रिपोर्ट में मेंशन किया, जहाँ पे वो HPCL के लिए बाई और गेल के लिए न्यूट्रल टारगेट दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि OMCs के लिए जो है ना, अब फ़ायदा ये है कि उनका जो पेट्रोल और LPG है वो प्रॉफिटेबल है, उसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन डीजल में उनको अंडर रिकवरी है काफ़ी, लेकिन वो अंडर रिकवरी तेज़ी से कम हो रही है क्रूड प्राइस नीचे के आने की वजह से। तो हम लोग इंतजार करते कि सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले, जैसे LPG मिली थी, लेकिन वो अनाउंसमेंट तब तक हुआ नहीं और मुझे संभावना भी नहीं कि अब होगा, क्योंकि जब क्रूड अपने आप नीचे आ रहा देने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये क्रूड ऐसे नीचे रहा तो एक समय आएगा वो ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, वह फ़ायदा के बजाय नुकसान नहीं होगा, बावजूद इसके कि वो प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हो सकता है कि 8 दिसंबर के बाद 1-2 रुपये बढ़ाने की इजाज़त मिल जाए, जब गुजरात या हिमाचल के चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे, तो इस पर ध्यान रखा सकता है। इसलिए हमने BPCL को लिया है, क्योंकि मुझे लगता है BPCL बेस्ट पॉइस है रैली के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है, ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। 6 स्टॉक हो चुके हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो अगले 4। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर आपका
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में पहला 7वां स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और मैंने इसको इसलिए रखा है कि एक सेंटिमेंट खबर है कि इंडिया फर्स्ट लाइफ को इरडा से मंजूरी मिल गई अपना IPO लाने की, और इसके प्रमोटर 2 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। आंध्रा भी थी लेकिन अब आंध्रा यूनियन में मर्ज हो गई, तो ये 2 इनके प्रमोटर तो लगता है सेंटिमेंट के तौर पर हमने इसको रख लिया है खाली। VA-Tech के लिए खबर है कि नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है इस पर, उन्होंने इसका बाई कॉल कवरेज दिया और टारगेट रखा है 480, और इसमें उनका मानना है कि इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ज़्यादा कैश फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है काफ़ी। ENP प्रोजेक्ट्स में इनको काफ़ी गेन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इनको मिल रहा है क्योंकि नए ऑर्डर्स काफ़ी बैक कर पा रहे हैं ये। तो उनका मानना है कि 24-25 में एबिटा एस्टिमेट 1 से 4% तक ये बढ़ता दिखेगा, और रशियन प्रोजेक्ट्स में फिर से काम शुरू होने की उम्मीद है। 9th स्टॉक है SBI कार्ड्स, और इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जिन्होंने इसका टारगेट दिया है 1100 रुपये का ओवरवेट कॉल के साथ। अभी चल रहा 806 रुपये, मतलब 300 रुपये ऊपर का टारगेट लगभग 30% की दे रहे हैं। हालांकि वो ये मानते हैं कि बहुत हायर बेस पे मंथ ऑन मंथ जो आप नंबर देखेंगे वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि मंथली स्पेंडिंग फरवरी में 5.5% बढ़ी है और 28% वाई छोड़ दिए लो बेस पे, लेकिन 5.5% अगर साल दर महीने लोग खर्च कर रहे हैं तो ये काफ़ी बढ़िया है इनके लिए। और ईयर टू डेट शेयर प्राइस जो है 18% की ग्रोथ, माफ़ कीजिए शेयर प्राइस करो, शेयर 18% इन्होंने मेंटेन किया है। तो हो सकता है कि मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट पे जो है तेज़ी आ सकती है। सिटी ग्रुप ने LNT पे अपनी रिपोर्ट दी है और टारगेट दिया है 2465 रुपये का। उनका मानना है कि कैपेक्स और इंडिया के जो खर्चे हैं सबको देखते बड़ा पड़े। इसके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये मैं मानता हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म की है कि अब से लेकर 2024 या 23 के एंड तक आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से आने वाले हैं, और इस बजट में खास तौर पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। UP और पोल बाउंड स्टेट है ना, यूपी तो चुनाव नहीं है लेकिन UP 24 के लिहाज से महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो बड़े प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। MP में तो इलेक्शन नवंबर कमिंग नवंबर। यस, हाँ, ये केपेक्स पे स्पेंड्स को लेकर होप, वैसे भी बहुत अच्छे ऑर्डर बुक एक्रीशन आ ही रहा है इसका, ऐसा भी दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान जिंक को मैं रेड ले रहा हूं। अब एक कमोडिटी प्ले के चलते तो था ही था, लेकिन उससे ज्यादा हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है। करेक्ट वो एक्स डिविडेंड हुआ इसीलिए भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। अपडेट ये है कि इस कंपनी ने सरकार को प्रेजेंटेशन दी है, रोड शो हुआ है, नहीं प्रेजेंटेशन हुई है नवंबर 25 फ्राइडे को, रोड शो फॉर गवर्नमेंट शेयर सेल। तो अब वो थोड़ा सा ओवरहैंग बनता हुआ। अब इसमें ये बात अलग है कि वेदांता पूरा एग्रेसिवली ले लेता है तो अच्छा है स्टॉक के लिए, अदरवाइज देखते हैं किस तरह से कंपटीशन इंटेंसिफाई होता है। पर गवर्नमेंट स्टेक से एक ओवरहैंग बनता है। रेड रख रहा हूँ इसको, और ग्लोबली मूड भी थोड़ा ऐसा ही है। पेटीएम को रेड रख रहा हूँ, पर पेटीएम अब इसमें हुआ क्या, जो रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को कहा है कि आप नए ऑनलाइन मर्चेंट्स की ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। अपनी पेमेंट सेवाएं देने के लिए जो ऑनबोर्डिंग करते थे उस पर रोक लगा दी। ये जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज है 100% सब्सिडरी है पेटीएम की, या फिर 197 कम्युनिकेशन जिस नाम से ये लिस्टेड कंपनी है। दरअसल इसको कहा गया है, सबने अपने अपने एप्लीकेशन सबमिट करी थी, इसको कहा गया है स्पेसिफिकली कि अपनी जो PA एप्लीकेशन है, PA मतलब पेमेंट एग्रीगेटर एप्लीकेशन है, उसको विद इन 120 कैलेंडर ईयर्स फिर से रीसबमिट करें। फिलहाल के लिए जब तक वो रीसबमिट करके मंजूरी नहीं आती, ऑनबोर्डिंग रोकी जाएगी। ये पहला मीनिंग बड़ा रिजेक्शन सबने करी थी अपने एप्लीकेशन सबमिट। बड़े प्लेयर्स में पहला इकलौता रिजेक्शन आपको पेटीएम का नजर आएगा। हालांकि कंपनी कह रही है रिजेक्शन नहीं है, हमें रीअप्लाई करने को कहा है, पर ध्यान रखें एक सेटबैक तो है ही है। शायद हो सकता है नहीं रिजेक्शन नहीं, उसे बेहतर वर्ड होगा कि रीअप्लाई करने के लिए कहा गया। बाकियों को मंजूरी दे दी, इनको कहा 120 दिन के अंदर फिर से रीअप्लाई करिए। पर इस तरह की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जब हीट अप हो रही है, एक बड़ा सेटबैक है उस आर्म के लिए। किस आर्म के लिए? पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के लिए, जो पेमेंट एग्रीगेटर गेटवे प्रोवाइड करता है। रखें इसको रेड पे। बहुत अच्छे मूव्स, लेकिन ध्यान रखें ये कई सारी रह के रीसेंट लिस्टिंग्स एंजॉय कर रही है। इवन फ्राइडे को ये 5-5.5% उछाल में था, कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट पर रिएक्ट कर रहा था। आज रेड लेके चलता हूँ।
दो स्टॉक्स क्विकली बता देता हूं। शुरुआत करी थी टीम की कमोडिटी प्लेस से, एंड भी कमोडिटी प्लेस। ये है कमोडिटी प्लेस नहीं, लेकिन ये कंजम्पशन है कमोडिटीज का, और डोमेस्टिक डिमांड बढ़िया, उसका फायदा बनाते हैं, पर ये चल नहीं रहे हैं ऑफ लेट। एशियन पेंट्स करेक्शन के साथ थका पड़ा हुआ है, ग्रीन लेके चल रहा हूं। और दूसरी तरफ एक और फंडामेंटली बढ़िया कंपनी पिडिलाइट। एशियन पेंट्स और पिडिलाइट ग्रीन में, क्रूड के बेसिकली इस तरह के बड़े करेक्शन के बाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम्स के 10-10 स्टॉक जो हाईलाइट हुए इनको एक क्विक रैप अप। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे टिक बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय, नहीं स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार के दिन की मेरी 10 की जो सीधा सौदा की टीम है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आई। मिला जुला रुझान रखा है, थोड़ा से ग्लोबल क्यूज, खासतौर पे चाइना स्पेसिफिक कंसर्न्स के चलते कमोडिटीज को रेट रखा था। तो कोई हिंडाल्को, कोई JSPL और साथ में ONGC। तो वो मेटल्स थोड़े से शायद करेक्ट हो सकते हैं। तेल तो हम देख ही रहे हैं कि अच्छा खासा करेक्शन के साथ ब्रेंट कामकाज कर रहा है। वीनस स्पाइस में लार्ज ट्रेड, पिटा हुआ स्टॉक, शायद मूव आए। BNP पारेबा ने एंट्री करी, एक नॉन प्रोमोटर एंटिटी ने माल बेचा। TIL लिमिटेड एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को इंडक्ट करना चाहता है, पर बहुत छोटी कंपनी है और मेरे ख्याल से 5% का लॉक है, तो शायद सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ज्यादा। अमी ऑर्गेनिक्स बढ़िया स्ट्रैटेजिक करार करा है, 10 साल के लिए मल्टी मिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ। हिंदुस्तान जिंक सरकार के स्टेक सेल के रोड शोज की शुरुआत होती हुई एक ओवरहैंग और ग्लोबल मूड भी ठंडा। पेटीएम के 100% आर्म
को आरबीआई ने फिलहाल फ्रेश मर्चेंट्स की ऑन बोर्डिंग ना करे ऐसा कहा है। बेसिकली मंजूरी नहीं मिली इनकी एप्लीकेशन को, 120 दिन बाद फिर से रीफाइल करनी है अपनी एप्लीकेशन विद इन 120 डेज। एशियन पेंट्स और पिडलाइट इंडस्ट्रीज, मैंने कमोडिटी प्लेस के साथ शुरुआत करी थी टीम की, वहीं से एंड भी कर रहा हूं। क्रूड जो करेक्ट हो रहा है, दो फंडामेंटली बढ़िया कंपनीज रडार पर रख दी हैं, होपिंग कि आज के सेशन में कुछ इन ग्रीन में कामकाज होता हुआ नजर आए। ओके खबरों वाले बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें लेमन ट्री पहला। लेमन ट्री ने एक 42 रूम्स का होटल जमशेदपुर में मैनेजमेंट के ले लिया अपने ब्रांड के तहत, और लेमन ट्री का जो पोर्टफोलियो है वो मैं ख्याल में 10,000 के नंबर के आसपास पहुंच गया होगा रूम्स के। आईएक्स में खबर ये कि अपना बाईबैक लेके आ रहे हैं, 200 रुपये प्राइस पिलाएंगे, 98 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन ओपन मार्केट से है और पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने अच्छी रैली दिखा ली है, तो अब शायद ये फिजल आउट होता है, इसलिए रेट भी रखा है। इंटरग्लोब एविएशन ने वेट लीज की है, एयरक्राफ्ट लेंगे बोइंग 777 से, तो जो इनके लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही बर्जर पेंट्स, इंडिगो, इनमें खबर है कि क्रूड के नीचे आने से इनको फ़ायदा होगा, इनपुट कॉस्ट कम होती। और बीपीसीएल के लिए अच्छी खबर है कि रिपोर्ट भी है जो ब्रोकरेज हाउस की, वो कह रहा है कि अब डीजल ही केवल है जहाँ पे अंडर रिकवरी बची है, और वो भी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। पेट्रोल और एलपीजी तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसलिए क्योंकि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ को मंजूरी मिल गई इरडा से, और यही उसके प्रमोटर हैं। वीए टेक वाबाग में भी नमूरा की बाई कॉल है, 468 का टारगेट। एसबीआई कार्ड्स में मॉर्गन स्टैनली 1130 के टारगेट दे रहा है, खरीदारी की सलाह है। और एलएनटी में भी सिटी की बाई कॉल है, जहाँ पे लॉन्ग करने की पोजीशन दी जा रही है। चलिए मुनाफिक तैयारी की ओर बढ़ते हैं। फुल वीक होगा ये, अब कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, और बहुत सारी ढेर सारी खबरें हैं दोनों ध्रुव से, एक अमेरिका से की तरफ से भी और एक चाइना की तरफ से ही। बट इंडियन मार्केट अपने आप को कैसे प्लेस करता है ये दिलचस्प होगा देखना, जब आप बिल्कुल लाइफ हाई के पास पे खड़े हुए हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा बीतता है। अनुज गुड मॉर्निंग, बताइए क्या मूड लग रहा है आज? तो दोनों तरह की खबरें हैं। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए ये जो चाइना फैक्टर है ये